नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। भोपाल से बड़ी खबर, जहां झुग्गियों में आग लगी है। भदभदा के पास झुग्गियों में आग लगी, भीषण आग लगी है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग बुझाने की कोशिश जारी है। झुग्गियों में आग लगी है, भीषण आग लगी है। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद और आग को बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। भोपाल जहां भदभदा के पास झुग्गियों में आग लगी है, भीषण आग लगी है। आग को बुझाने की कोशिश जारी है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं, लगातार आग को बुझाने की कोशिश जारी है। भोपाल से बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां भदभदा झुग्गियों के पास भदभदा के पास झुग्गियों में आग लगी है और आग को बुझाने की कोशिश लगातार जारी। जितेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या अभी वहां के हालात? देखिए श्रद्धा, अगर बात करें तो ये भोपाल के नेहरू नगर इलाके की बस्ती है और जहां पर एक झुग्गी में आग लग जाने से हड़कंप का माहौल बन गया। हालांकि अगर बात करें तो सामने ही फॉरेस्ट विभाग का एक बड़ा अफसर दफ्तर है और ठीक उसके सामने इस तरह की एक बस्ती बसी हुई जहां पर आग लग गई है और उसके चलते वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के रहवासी हैं, भयभीत बने हैं। हालांकि दमकल की 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और ये जो आग है बस्ती में लगातार फैलती हुई जा रही है, जिसे बुझाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। क्या उम्मीद जताई जा रही है कि कितनी देर में आग पर काबू पा लिया जाएगा? देखिए, लगभग दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग पर लगभग काबू पा भी लिया गया है और जो लोग हैं, जो उनका सामान लगभग पूरा जलकर खाक हो चुका है। जो लोग कुछ आग की चपेट में आ रहे थे, उन्हें भी तत्काल इलाज के लिए अभी निजी अस्पताल भेजा गया है। अभी कोई फंसा तो नहीं है? देखिए, रेस्क्यू टीम भी वहाँ मौके पर रवाना कर दी गई है। फिलहाल आग की चपेट में भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया है, मगर मौके पर अधिकारी पहुंच रहे हैं और आग को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। कितनी दमकल की गाड़ियां जितेंद्र मौके पर मौजूद हैं अभी? देखिए, फायर ब्रिगेड की तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां मौके पर रवाना हो चुकी हैं और कुछ गाड़ियों ने आग बुझाने का काम भी शुरू कर दिया है, मगर लगातार दूरियां होने के चलते अभी दमकल की गाड़ियां पहुंचने में वक्त लग रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए। अविभाजित मध्य प्रदेश की पूर्व मंत्री और सरगुजा की राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव का गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। वो छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की माताजी भी थीं। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की पूर्व मंत्री और सरगुजा की राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव का गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आज निधन हो गया। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की वो माताजी भी थी। आपको बता दें कि लंबे समय से बीमारी से ग्रसित थी और फिर आज गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की माताजी का आज निधन हो गया। आपको बता दें कि वो पूर्व मंत्री भी रही थी मध्य प्रदेश की और राजमाता थी। लंबे समय से बीमारी से ग्रसित थी और आज उन्होंने मेदांता अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें ली। काफ़ी लंबे समय से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में वो भर्ती थी, उनका इलाज चल रहा था, लेकिन दुखद कि आज उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। छत्तीसगढ़ के मंत्री टीएस सिंहदेव की मां का निधन। सीएम कमलनाथ ने टीएस सिंहदेव से बात की और फोन पर टीएस सिंहदेव से बात की और दुख की इस घड़ी में हमारी संवेदना, ये मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है। और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मंत्री टीएस सिंहदेव की मां का निधन हो गया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उनसे फोन पर बात भी की और साथ ही उनसे कहा कि दुख की घड़ी में उनके साथ हैं, उनकी संवेदनाएं उनके साथ हैं। दिल्ली किसकी होगी, इसको लेकर सियासी दलों की धड़कनें तेज हैं। दिल्ली के चुनावी नतीजे का काउंटडाउन शुरू हो गया है। दिल्ली फतह करने को लेकर जोर लगाने वाले एमपी के बीजेपी और कांग्रेस नेताओं की साख भी दांव पर है। रिपोर्ट। दिल्ली के चुनावी नतीजे आने में अब कुछ घंटों का समय ही बचा है। चुनाव के दौरान केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी जोर आजमाइश की। दोनों ही सियासी दलों ने एमपी के नेताओं की एक बड़ी फौज दिल्ली के दंगल में उतारी। बीजेपी की तरफ से शिवराज के साथ साथ
कई विधायकों ने भी प्रचार किया। वहीं कांग्रेस की तरफ से सिंधिया से लेकर कमलनाथ सरकार के कई मंत्री चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़ों ने दोनों दलों की नींद उड़ा दी है। देखिए, चुनाव प्रचार करने के लिए पूरे देश से तमाम पार्टी के लोग गए थे, तो मध्य प्रदेश से भी कांग्रेस के नेता चुनाव प्रचार में उन्होंने भाग दिल्ली में लिया था। हालांकि बीजेपी को अभी भी एग्जिट पोल के उलट नतीजे आने की उम्मीद है। 48 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, क्योंकि दिल्ली की जनता जानती है कि जिस प्रकार से केजरीवाल जी ने झूठ और फरेब की राजनीति के माध्यम से दिल्ली की जनता को असत्य बोल बोल कर राज किया है, उसके खिलाफ निश्चित रूप से दिल्ली की जनता वोट किया है उसने, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। दिल्ली में 70 सीटों के लिए चुनाव हुआ है और अब नतीजों का इंतजार खत्म होने को है। एग्जिट पोल के मुताबिक दिल्ली में फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनती दिख रही है, लेकिन छोटे राज्य के चुनाव में बड़ा दम दिखाने वाले बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के लिए दिल्ली की हार जीत के कई मायने हैं। साथ ही उन नेताओं के लिए भी ये चुनाव अहम है जिन्होंने दिल्ली संग्राम में खुद को सरताज साबित करने के लिए पूरा जोर लगाया है। न्यूज़ 18 भोपाल। प्रदेश भर के नगर निकायों के दैनिक वेतनभोगी और सफाई कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जयवर्धन सिंह ने नगर निगम नगर पालिका कर्मचारी संघ के स्नेह सम्मेलन में ये घोषणा करते हुए कहा कि नगरीय निकायों के साल 2007 से 2016 तक के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। सामुदायिक संगठकों के नियमितीकरण का प्रस्ताव भी कैबिनेट में रखा जाएगा। इसके साथ ही जयवर्धन सिंह ने कहा कि कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने, राष्ट्रीय पेंशन स्कीम का लाभ, छुट्टी 290 से बढ़ाकर 340 करने, सेवा समाप्ति और आईपीएफ के संबंध में भी सकारात्मक निर्णय लिए जाएंगे। मैं आपको आश्वासन देता हूं, जो आपने मांग की है कि पूरे प्रदेश भर में हर एक नगरीय निकाय में जो भी हमारे दैनिक वेतन कर्मचारी हैं 2007 और 2016 के बीच में उनका विलीनीकरण किया जाएगा। 1.25 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही कमलनाथ सरकार ने अब पुलिसिया जमावट तेज कर दी है। राज्य सरकार ने एक साथ 52 पुलिस अफसरों के तबादले कर दिए हैं। मैदानी अफसरों से लेकर पीएचक्यू स्तर पर सरकार ने आला पुलिस अफसरों के कामकाज में बड़ा फेरबदल किया है। पुलिस विभाग ने आज जारी तबादला आदेश में सरकार ने 5 एडीजी, 3 आईजी, 7 डीआईजी से लेकर 16 जिलों के कप्तानों को इधर से उधर कर दिया है। आईपीएस अफसरों के थोक में हुए तबादलों पर सियासत भी अब शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने ट्रांसफर पर सीधी सरकार को घेरते हुए ट्वीट किया है और जिसमें उन्होंने लिखा कि प्रदेश में फिर ट्रांसफर उद्योग शुरू हो गया है, आगे लंबी सूचियां फिर आएंगी, पैसा ला ऑर्डर ले जा। सरकार में अब असली लॉ एंड ऑर्डर का मतलब यही रह गया है। और बड़ी खबर होशंगाबाद से, जहां बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के बिगड़े बोल, पाकिस्तान को बताया कांग्रेसियों का अब्बा। इटारसी में एक आम सभा के दौरान दिया विवादित बयान, राहुल गांधी पर कसा तंज। भादों का बोलो तो चैत में घुस जाते हैं। पीएम आवास योजना में हितग्राहियों के नाम काटे जाने का किया विरोध। इटारसी की जयस्तंभ चौक पर बीजेपी ने किया विरोध प्रदर्शन। तो विवादित बोल रामेश्वर शर्मा के, पाकिस्तान को बताया कांग्रेसियों का अब्बा, और इटारसी में आमसभा के दौरान उन्होंने बयान दिया, राहुल गांधी पर तंज कसा, कहा भादों को बोलो तो चैत में घुस जाते हैं। आता है जब हम पाकिस्तान को धूल चटा सकते हैं तो तुम्हारे रिश्ते में अब्बा लगते हैं, है भाई? जो कांग्रेस के रिश्ते में अब्बा लगते हैं, जब हम अब्बा को धूल चटा सकते हैं तो तुम क्या लगते हो? अच्छा, तुम्हारे एक को तो कुछ समझ में ही नहीं आता। भादों का बोलो तो वो खेत में घुस जाता है।
पूरा देश के मोड़ियों के नाम पप्पू रखना बंद कर दिए। एक भी पप्पू हो तो हाथ खड़े करो, डॉक्टर साहब से 5,000 का इनाम दिलाऊंगा अभी। बताओ कोई एक भी पप्पू है इसमें? मुझे मालूम है होंगे, ऐसा नहीं है। पप्पू हो गए, पर पप्पू बताओगे नहीं कि हम पप्पू है, बताओगे? मध्य प्रदेश में स्वच्छ भारत योजना के तहत 540 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आ रहा है। जांच में खुलासा हुआ है कि इस लागत से बनाए जाने वाले 4.5 लाख से भी ज्यादा शौचालय सिर्फ कागजों तक ही सीमित हैं। इनका जमीन पर निर्माण नहीं हुआ। वहीं इस मामले में पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव ने सीएम कमलनाथ को ट्वीट कर बड़े घोटाले का अंदेशा जताया है। साथ ही 2012 से 2018 के बीच गायब हुए शौचालय मामले में जांच की मांग की है। वहीं अरुण यादव की ओर से टॉयलेट घोटाले की जांच की मांग का कांग्रेस मीडिया सेल के अध्यक्ष शोभा ओझा ने समर्थन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि टॉयलेट घोटाले की जांच जरूर होनी चाहिए। तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार बोला है। मध्य प्रदेश को बीजेपी की सरकार के चलते ओएफडी डिक्लेयर किया गया था और तभी हमने अपने लोगों को भेजकर रियलिटी चेक किया था तो पता लगा था कि सुषमा स्वराज हो चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उन्हीं के क्षेत्र में तक शौचालय नहीं बने थे, केवल आंकड़ों में और कागजों पे शौचालय बने थे। तो ये एक बहुत बड़ा घोटाला है जिसकी जांच अवश्य होनी चाहिए। अब जनता पूछ रही है कि विकास क्यों नहीं हुआ, तो आप कह रहे हो घपला हुआ था। जनता पूछ रही है आप क्यों नहीं काम कर पा रहे, तो आप कह रहे हो घोटाला हुआ था। ये केवल और केवल अपनी फेस सेविंग है, अपना चेहरा बचाने के लिए ये बहानेबाजी है। मुख्य मुद्दा यह है कि आप ये बताइए कि आपने एक साल में क्या काम किया, और यदि घपला घोटाला हुआ था तो एक साल में आपने। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय इंदौर सहित देश के चयनित 100 स्मार्ट शहरों और 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले 14 शहरों में देश के सबसे अच्छे रहने योग्य शहर चुनने के लिए ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स का सर्वे किया जा रहा है। सर्वे में इंदौर शहर के अव्वल आने के लिए तय मापदंडों के साथ पब्लिक फीडबैक भी लिया जा रहा है। सर्वे में शहर की कुल आबादी के 1% लोग यानी कि करीब 20,000 लोगों का फीडबैक मिलने आने वाले हैं। लेकिन अभी तक इस सर्वे में महज 5,000 लोगों ने ही फीडबैक दिया। ऐसे में जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा शहरवासी पॉजिटिव फीडबैक दें ताकि सर्वे का आंकड़ा सही आए। ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स में आप है ना अपना जो ऑनलाइन सर्वे है वो दीजिए और इंदौर को ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स में भी पहले नंबर पर लाने में अपना योगदान दें। जो हमारा 20 का टारगेट है हम 29 फरवरी से पहले उसे बहुत आगे तक। उज्जैन में बीजेपी महिला मोर्चा की महामंत्री श्रेष्ठा जोशी के खिलाफ आईजी ने मामला दर्ज किया। ये मामला श्रेष्ठा जोशी और बीजेपी के मंडल उपाध्यक्ष लखन चौहान के बीच हुई नोक-झोंक और अपशब्द भाषाओं के प्रयोग का है, जिसका ऑडियो वायरल हुआ था। ऑडियो वायरल होने के बाद लखन चौहान उज्जैन आईजी के पास पहुंचे और श्रेष्ठा जोशी के खिलाफ मामला दर्ज करवाने का आवेदन दिया और निष्पक्ष जांच की बात कही है। मैंने शिकायत करी है उसमें माननीय आईजी साहब को मैंने ऑडियो की एक पेन ड्राइव दी जिसमें जो श्रेष्ठा जी ने हम दलितों के लिए जो गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग किया और गंदी इतनी भद्दी गालियां दी जो एक महिला को नहीं देना चाहिए। सर हमने सुनी क्योंकि हमारे अंदर संस्कार है, हमने पूरी गालियां सुनी, उनको कहा ठीक है भाई महिला है सर, हम महिला का अपमान नहीं कर सकते। तो मेरा यह निवेदन है कि माननीय श्रेष्ठा जी के ऊपर एट्रोसिटी के अंदर प्रकरण दर्ज हो और मुझे न्याय मिले। श्रेष्ठा जोशी के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट में प्रकरण दर्ज करने बाबत सर अब इसमें क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? अब इसमें जांच होगी इसकी और जो भी वैधानिक होगा उसको किया जाएगा। वक्त ब्रेक का जल्द हाजिर। उन्होंने कहा कि मैं किसी से भयभीत नहीं होने वाला। नगर निगम ने इंदौर में 3 पुलिया तिहारा का नाम बदलकर जीजाबाई तिहारा नाम किया है। लेकिन इस कार्यक्रम में एक बार फिर मेयर मालिनी गौड़ नदारद रही, जो चर्चा का विषय बना रहा। में जाती है, हम तो डिप्रेशन में जाती, हमारे कारण लोग डिप्रेशन में चले जाते क्योंकि हमने पुलिया में खेले खूब, हम तो कबड्डी खेले हमने, क्योंकि हार और जीत हमारे जीवन का हिस्सा है, इसलिए हार और जीत से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक कविता लिखी उसके बाद बहुत हार से जीत से है
राजधानी भोपाल के परवलिया इलाके में स्थानीय लोगों ने एक बच्चे चोर को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि सीहोर के सोनकच्छ से बच्चे को अगवा कर भोपाल लाया गया और आरोपी बच्चे की ला रहा था। आरोपी बच्चे की गुमशुदगी का मैसेज वायरल हुआ और वहीं बच्चे को उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। भोपाल में ऐशबाग इलाके में पार्किंग से वाहन निकालने को लेकर हुए मामूली विवाद में 3 युवकों ने मिलकर एक युवक की हत्या कर दी। मृतक युवक पिपरिया का रहने वाला है और अपनी बहन की शादी की खरीदारी करने के लिए दोस्तों के साथ भोपाल आया था। बताया जा रहा है कि तीनों युवकों ने शराब के नशे में चाकू मारकर मनोहर की हत्या कर दी। आरोपियों में 2 युवक वाइन शॉप में काम करते थे। पुलिस ने हत्या के बाद मौके से फरार हुए तीनों आरोपियों को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पकड़ लिया है। फिर एक बात सामने आई कि रवि नामा व्यक्ति था जो इस जगह से जो भागा था, उसी आधार पर ट्रैक करते हुए बाद में पुलिस को इसमें सफलता हाथ लगी। इसमें रवि है, जो रोहित है और तीसरा इरफान करके 3 आरोपी हैं। इनके द्वारा जो है इसी मोटरसाइकिल के निकलने के विवाद से झगड़े में जो है इसको चाकू मारना हमने स्वीकार किया। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये पुलिस की अच्छी सफलता है कि 24 घंटे के अंदर इस अंधे तत्व का जो है पर्दाफाश जो है पुलिस के द्वारा किया गया है। रतलाम के आलोट में खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो खनिज अधिकारियों पर हमला करने से भी बाज नहीं आ रहे। तभी तो खनिज अधिकारी के दल से मारपीट कर 2 जेसीबी तक छुड़ा कर ले गए। बताया जा रहा है कि लक्ष्मीपुर गांव के पास शिप्रा नदी में चल रहे अवैध खनन को रोकने गई थी टीम। घटना के समय खनिज अधिकारी भावना सेंगर भी वहां मौजूद थी। गार्ड के संग उन्होंने धक्का मुक्की करी और उनको जेसीबी से गिरा दिया और जेसीबी भगा के ले गए। ये वही है, हम तो किसी को व्यक्तिगत जानते नहीं है, पर उन्हीं लोगों की जिनकी जेसीबी होगी और गांव के ही एरिया के लोगों की थी तो उन्हीं लोगों से संबंधित हो सकते। खाद्य और आपूर्ति मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर आज अचानक भिंड जिले के दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने कई राशन दुकानों का निरीक्षण किया। उन्होंने जवासा गांव स्थित वेयर हाउस के साथ ही कई शासकीय राशन की दुकानों पर भी छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान कई दुकानों पर अनियमितताएं भी मिलने पर उन्होंने एक जांच कमेटी बना दी। वहीं उन्होंने राशन दुकानदारों को चेतावनी देते हुए कहा कि दुकानें सही समय पर तो खोलनी होंगी, नहीं तो कार्रवाई के लिए तैयार रहो। शाहजहांपुर में लोकायुक्त पुलिस ने सीएमएचओ कार्यालय में पदस्थ डीपीएम राहुल जैन और कर्मचारी नवीन अग्रवाल को 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। कार्यालय के ही कर्मचारी लाल सिंह परमार ने उज्जैन लोकायुक्त पुलिस को शिकायत की थी और 4 माह की तनख्वाह निकालने के नाम पर 20,000 मांगे जा रहे थे। फरियादी की शिकायत के बाद जैसे ही रिश्वत दी गई लोकायुक्त डीएसपी ने रंगे हाथों नोट जब्त कर दोनों कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद मुचलके पर जमानत दे दी गई। वहीं राहुल जैन ने कार्रवाई को षड्यंत्र बताया। मंडला जिले में पुलिस ने डिजिटल इंडिया सर्वे के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले सरगना के मुखिया को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से फिंगरप्रिंट स्कैनर और मोबाइल भी जब्त किया। दरअसल आरोपी ग्रामीण इलाकों में पहुंचकर आधार कार्ड और स्कैनर मशीन से ग्रामीणों के फिंगरप्रिंट लेकर उनके अकाउंट खाली कर देते थे। यह गिरोह पिछले कई सालों से इस इलाके में काम कर रहा था। डिजिटल इंडिया का सर्वे करने के नाम पर ये आरोपी हृदय नगर थाने के बघरोड़ी गांव पहुंचे, जहां पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। रीवा शहर में अवैध रूप से संचालित बारात घर के खिलाफ नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। नगर निगम ने लगभग 2 दर्जन बारात घरों को नोटिस देते हुए सीज कर दिया। दरअसल निगम प्रशासन के द्वारा बारात घर संचालकों को नोटिस जारी कर दिए गए थे कि बारात घर के लाइसेंस सहित तमाम दस्तावेज सही करवाएं, परंतु बारात घर संचालकों के द्वारा उन शर्तों का पालन नहीं किया गया जिसके तहत निगम प्रशासन ने ये कार्रवाई की। हालांकि निगम प्रशासन ने साफ तौर पर निर्देश दिए कि पहले से बुकिंग किए गए आयोजन बारात घरों पर कराए जा सकते हैं, लेकिन कार्रवाई के बाद की तारीख से कोई नई बुकिंग नहीं की जाएगी। गोरेगांव स्थित शूटिंग एकेडमी में भूमि पूजन के कार्यक्रम के दौरान मंत्रियों ने खिलाड़ियों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए सरकार कई मौके दे रही है। वहीं आईफा अवार्ड को लेकर सीएम कमलनाथ ने खिलाड़ियों के ऐलान किया था कि खिलाड़ियों के लिए आईफा का पास फ्री रहेगा। वहीं कार्यक्रम में 2 मंत्रियों के बीच जुबानी तकरार देखने को मिली। खेल मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि आपके क्षेत्र में ही स्पोर्ट्स के विकास कार्य हो रहे हैं।
अब तो आप स्टेडियम के लिए प्रयास तेज करिए। तो वहीं पीसी शर्मा ने भी जवाब देते हुए कहा कि खेल मंत्री के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जिससे ये तालियां मंत्रालय में बैठे सीएम कमलनाथ को भी सुनाई दे। दतिया पहुंचे प्रदेश के पशुपालन मंत्री लाखन सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा नेताओं का चरित्र यही है, लोगों और अधिकारियों को थप्पड़ मारना। उन्होंने कहा कि गौशाला के नाम पर अनुदान लेकर कई लोग राशि का दुरुपयोग कर रहे हैं। नरसिंहगढ़ के ज्ञानोदय विद्या मंदिर को लगातार चौथी बार क्लाइमेट अवार्ड के लिए चुना गया है। सम्मान के लिए 1700 स्कूलों में से ज्ञानोदय विद्या मंदिर का चयन हुआ। 6 फरवरी को दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में स्कूल को सम्मानित किया जाएगा। इस साल के समारोह को जीएसपी जलवायु परिवर्तन पुरस्कार समारोह का नाम दिया गया था। जीएसपी ने ऑडिट के माध्यम से छात्रों और विद्यालय से जुड़े समुदाय को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने में ज्ञानोदय विद्या मंदिर के प्रयासों की सराहना की। जीएसपी ने जलवायु परिवर्तन के संकट की सबसे बड़ी वजह बनने वाले पर्यावरण के सभी 6 हिस्से वायु, ऊर्जा, खाद्य, भूमि, जल और अपशिष्ट पदार्थ पर फोकस करने के उद्देश्य से इस क्षेत्र के सकारात्मक सोच को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य को लेकर आयोजित करता है। इस तैयारी के लिए ज्ञानोदय स्कूल 60 छात्रों 24 शिक्षकों के दल ने 1 साल तक लगातार कड़ी मेहनत के बाद ये पुरस्कार प्राप्त किया। ये हर दिन की एक्टिविटी बच्चों ने, जो हमारे पास 1095 बच्चे हैं विद्यालय में, और इन सब बच्चों में नर्सरी से लेके 12वीं तक के बच्चे, रूरल एरिया के गांव के बच्चे भी आते हैं। और मैक्सिमम बच्चे, जो अधिकतर बच्चे जो हैं, जो सुबह जब आते हैं तो पैदल आते हैं, कुछ साइकिलों से आते हैं। तो ये एक तो क्लाइमेट को हेल्प कर रहा है, अपने पर्यावरण को हेल्प करता है। फिर और आगे देखें तो उनको पैकेज फूड के लिए हम लोग कोई भी पैक्ड फूड उनको खाना लाने मना करते हैं। जो पॉलीथीन पैक्स हैं, इन सब का बिल्कुल कोई यूज़ नहीं है ज्ञानोदय में। दूसरी चीज़, खाना जो है घर का बना हुआ बच्चे लाते हैं। ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं तो अच्छा हेल्दी फूड बच्चे लाते हैं, और ये इनमें आदत डाली जा रही है धीरे धीरे। सभी, हर बच्चा इसको फॉलो कर रहा है। ये पिछले 4 वर्षों से हम ये पुरस्कार ले रहे हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। ये बहुत आसान नहीं, क्योंकि भारत के जो सबसे संपन्न स्कूल हैं उनसे हमारा कंपटीशन है। इसमें सबसे हमारे बच्चों का सहयोग, उन पालकों का सहयोग, हमारे मैनेजमेंट का सहयोग और हमारा पूरा टीचिंग स्टाफ इसमें लग के काम करता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चों को आज के जो जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव हैं उनसे अवगत कराया जाए और उनको रोकने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।